everyone. Myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramins Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the oxazoles and thiazoles. These oxazole and thiazoles is the part of our unit 4th in pharmaceutical organic chemistry and the subject code is the BP 401. Means अभी इससे फर्स्ट लेक्चर में जो अब इससे जो 25th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, 25th में पढ़े थे आपको पैराजोल्स और इमिडाजोल्स. उस लेक्चर को कंटिन्यू करने हैं. कुछ प्रॉपर्टी जो अभी हम आपको पैराजोल और पैराजोल और इमिडाजोल में जो प्रॉपर्टी डिस्कस थोड़ी रह गई थी, उस प्रॉपर्टी को हम अभी डिस्कस करेंगे ऑक्साजोल और थायाजोल में. जैसे कि नेम से क्लियर, ऑक्सा एंड जोल. जोल वर्ड तब आएगा जब आपकी किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा, और ऑक्सा वर्ड तब आएगा जब आपके किसी भी में आपका जो हेटेरो एटम आपका ऑक्सीजन होगा. मीन्स ऑक्साजोल में आपका जो दो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑक्सा मीन्स ऑक्सीजन एंड जोल मीन्स नाइट्रोजन. यानी आपको नाम से क्लियर हो गया कि ऑक्साजोल में दो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होंगे और वो हेटेरो एटम्स है आपका ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब सेकेंड आपका जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो है आपका थायाजोल. थायाजोल, जोल यहाँ पर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है. और थाया वर्ड आता है आपका सल्फर से. इसका मतलब यहाँ पर दो हेटेरो एटम प्रेजेंट है, वो आपका प्रेजेंट है सल्फर और नाइट्रोजन. यानी ये है आपके ने, यानी आप नाम से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप में कौन सा हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है. अब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्साजोल्स का. जब आप ऑक्साजोल्स और आपने पढ़ा होगा इमिडाजोल. ऑक्साजोल और इमिडाजोल में आपकी दो नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट था और यहाँ पर प्रेजेंट है. लेकिन ऑक्साजोल्स में इस नाइट्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया आपको ऑक्सीजन से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्साजोल. अब ऑक्साजोल्स है, ऑक्साजोल्स, और ये भी आपका 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है. याद रखिए ना, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ना कि 5 कार्बन एटम का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये भी आपका 5 मेंबर का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है. इसके बाद आपको नेक्स्ट है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. अगर आप काउंट करें तो इसमें किसमें एक आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपका 3 आपके कार्बन प्रेजेंट है. हाइड्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन आपको वो काउंट करते हैं, तो इस तरह करके आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट कर सकते हैं, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं और कितने आपके इसमें नाइट्रोजन या अदर हेटेरोएटम प्रेजेंट हैं. सेकेंड जो पॉइंट आप इनका जो पोजीशन का जो डिफरेंस है, ये पोजीशन प्रेजेंट है फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे. अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो जो ऑक्साजोल्स का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्साजोलिन. यानी अगर रिड्यूस करने का मतलब कि डबल बॉन्ड अगर आप हटा देते हैं तो वो हो जाएगा आपका, जब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से जब आप सैचुरेटेड करेंगे तब उसके नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा चेंज आएगा, वो आपका हो जाएगा ऑक्साजोलिन. दो तरह का, या तो 2 ऑक्साजोलिन, 3 ऑक्साजोलिन्स एंड 4 ऑक्साजोलिन. अब ये 1 2 3 4 ऑक्साजोलिन से क्या हुआ, जब आप इसकी आप नेमिनक्लेचर देखते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. जब आप सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 ऑक्साजोलिन्स, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 3 ऑक्साजोलिन्स, फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हो गया हमारा 4 ऑक्साजोलिन. तो ये है आपके ऑक्साजोलिन्स और ऑक्साजोल में क्या डिफरेंस है. यानी अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्साजोल एंड ऑक्साजोलिन, तो ऑक्साजोल को ही अगर आप रिड्यूस कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्साजोलिन में. नेक्स्ट पॉइंट है, क्या ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. एरोमेटिसिटी पहचानने का जो तरीका है, आप या तो रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो आपके सामने दिख रहा है ये 5 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट है. सेकेंड है आपका ये कंपाउंड्स हक्केल्स रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर आपका कोई कंपाउंड्स हक्केल्स रूल फॉलो कर रहा है, तो अगर हक्केल्स रूल फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो एरोमेटिक्स है, और अगर वो हक्केल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक्स या एंटी एरोमेटिक्स होंगे. वो डिस्कस करेंगे बाद में क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक्स और एंटी एरोमेटिक. अब हक्केल्स रूल क्या होता है, हक्केल्स रूल है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स n इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग. अगर आपके कंपाउंड में एक रिंग प्रेजेंट है तो उस रिंग के अंदर 6
6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वो 6 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के हों चाहे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो दोनों को काउंट करके 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो चूंकि ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, तो 2 और 2 4, और इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी काउंट हो जाएगा। तो टोटल हो जाएंगे आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मीन्स ऑक्साजोल आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्यों है? क्योंकि ऑक्साजोल आपका हक्केल्स रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट वन है फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? अगर हम इसको भी कंपेयर बताए थे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, तो अब उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिस इज द येलोइश लिक्विड, यानी ऑक्साजोल जो है एक येलोइश लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, 69 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर ये क्वेश्चन से राइज हो कि आपने अभी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इमिडाजोल का आपने 256 बताया था, अब यहाँ पर आपने ऑक्साजोल का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो आपने बता दिया कि 69 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। रीजन इज दैट जो आपका पैराजोल थे, पैराजोल्स में क्या था, नाइट्रोजन पर और ऑक्सीजन जो थे, और वो था पैराजोल्स में यहाँ पर नाइट्रोजन था और यहाँ पर भी सेकेंड पोजीशन में भी नाइट्रोजन था। तो जो पैराजोल थे या इमिडाजोल थे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे थे, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था। आपका ये कंडीशन आपके पास ऑक्साजोल के पास नहीं है, इसलिए ऑक्साजोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैराजोल्स और इमिडाजोल से कम है। नेक्स्ट वन है सिंथेसिस, यानी आप इसकी ऑक्साजोल की कौन सी सिंथेसिस है, तो ऑक्साजोल्स आर मेनली सिंथेसाइज बाय रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस। यानी आपको याद रखना है कि कौन सी सिंथेसिस है, सिंथेसिस इज नोन एज रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस। इस रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस में क्या होता है, अल्फा एसाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट करेगा, अल्फा एसाइल कंपाउंड रिएक्ट करेगा आपके साथ कोई एसिड कैटालिस्ट के साथ। ठीक है, तो जब अल्फा एसाइल अमीनो कीटोन रिएक्ट करेगा और डिहाइड्रेशन होगा, उसके वजह से जो आप कंपाउंड्स बनेंगे उसको बोलते हैं हम आपका ऑक्साजोल्स। मैकेनिज्म्स क्या है, मैकेनिज्म्स आपका यहाँ पर ये है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 स्टेप होगा। फर्स्ट वन है प्रोटोनेशन, सेकेंड वन है आपका साइक्लाइनाइजेशन, फोर्थ वन है आपका फिर वो वाटर निकल जाएगा डिहाइड्रेशन, और लास्ट में वो प्रोटॉन्स रिमूव होगा, तो हम उसको बोलते हैं आपका डीप्रोटोनेशन। ये जो H+ है, ये H+ आपके कंपाउंड के जो आपका ये ईस्टर है, डाइएसिटाइल कीटोन्स है, यानी यहाँ पर हम आपको 2 ईस्टर मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो जब 2 ईस्टर मॉलिक्यूल लेंगे तो जो पहला वाला ईस्टर मॉलिक्यूल का ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसके साथ H+ आएगा। H+ क्यों आएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जो अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उस निगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से यहाँ पर H+ आना है। अब जैसे ही H+ आएगा ये कंपाउंड बन जाएगा आपका OH+। ये कंपाउंड आपका अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है, कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और ये यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। इस तरह करके एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा और लास्ट में वो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो दूसरा वाला एसिटाइल मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम पे 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे वाले H+ आयन से रिएक्ट करेगा। इस तरह करके आपका एक साइक्लिक जो है वो कंपाउंड्स बनेंगे। सेकेंड मेथड से आपका आइसोसाइनेट फिनाइल आइसोसाइनेट्स लेते हैं, इसको हम वैन ल्यूसेंट्स मेथड भी बोलते हैं। ये आइसोसाइनेट और साइनाइड ये डिफरेंस क्या है, अगर साइनाइड होता तो C∧N होता, यहाँ पर ये N∧C है, इसका मतलब दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोसाइनेट। तो आइसोसाइनेट को अगर हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा कंपाउंड बनता है वो जो ऑक्साजोल बनेगा वो बनेगा आपका सब्स्टिट्यूटेड ऑक्साजोल। यानी ये सिंपल ऑक्साजोल था, ठीक है, जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से बनाए थे, लेकिन अगर हम आइसोसाइनेट से बनाते हैं तो वहाँ पर जो कंपाउंड बन के आएगा वो बन करके आएगा सब्स्टिट्यूटेड। मीन्स यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है।
this is the third method in which the alpha ethyl hydroxy ketosuccinate ये किसी से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा आपका फार्मामाइड के साथ, फार्मामाइड या के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकालने में सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन से और डाइथाइल ऑक्साजोल 4,5 डाइकार्बोक्सिलेट बनेगा। सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्साजोल 4,5 डाइकार्बोक्सिलेट में। अब ये ऑक्साजोल 4,5 डाइकार्बोक्सिलेट कन्वर्ट इन प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 रिमूव होंगे और जब CO2 रिमूव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्साजोल में। डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, ये दोनों CO2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो निकल जाते हैं। केमिकल्स रिएक्शंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये देते हैं आपका डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शंस का जो मेनली रिएक्शंस होती है, ये डील्स एल्डर रिएक्शन को दूसरा नाम क्या होता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जो एक एडक्ट कंपाउंड बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन और एल्डर, और इस रिएक्शन का नाम है डील्स एल्डर रिएक्शन। ये सिंथेसिस मेनली यूज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन। तो जब अगर आप ऑक्साजोल की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्काइन के साथ तो वो एक एडिट कंपाउंड बनाएगा फ्यूरॉन्स और प्लस बेंजोनाइट्राइल्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज है, क्या आपका ये आपका ऑक्साजोल्स या जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल जो आपके रिंग पे अटैच के। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स मोस्टली जो होंगे, मोस्टली सारे इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं, आपके पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, यानी मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल्स। तो वो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। फिर सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स मोस्टली पॉजिटिव चार्ज। सारे, अगर कोई पूछे क्या सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होंगे, नहीं, सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नहीं होंगे। जैसे सपोज करिए अमोनियम है, NH4+ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन NH4+ के सारे ऑर्बिटल, कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा कहाँ से। तो इसका, उसके पास जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है तब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। इसका मतलब कि NH4+ पॉजिटिव होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रोफाइल्स आपके पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते। तो अगर अभी तक ये पढ़ते आते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, आपने खर्च बोलते सारे पॉजिटिव चार्ज आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है कि सारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, अमोनियम आयन है NH4+। अमोनियम आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन की जब डिफिशियंसी नहीं है तो जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव भी नहीं करेगा। लेकिन अगर इस अमोनियम आयन को किसी एक्वस सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देंगे तब ये बिहेव करना शुरू कर देगा एज द इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड, तो क्या सारे BF, आपने पढ़ा होगा BF3 AlCl3, ये जो लुईस एसिड हैं, ये भी आपके बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। तो इलेक्ट्रोफाइल चूंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो इनको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करने के लिए इनको क्या चाहिए, ये वहाँ पर रिएक्ट करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी या जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब अगर आप इसको कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपके पास वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे तो आपके हेटेरोएटम्स लगा हुआ है। इसके तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब इनके पास ये तो रिएक्ट करने से रहे। अब इलेक्ट्रॉन के अब ये देखना कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एरोमेटिक रिंग के पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ पर अगर आप सेकेंड पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो चूंकि सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो सेकेंड पोजीशन पे के पास खुद इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है?
ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इसका मतलब सेकेंड पोजिशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अब आप आ जाइए फोर्थ पोजिशन पे। फोर्थ पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसके बगल में एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, वहां पर थोड़ा सा इस सेकेंड पोजीशन है कंपेयर, यहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। लेकिन अगर आप यहां पर आप रिएक्शन कराएंगे तो फिफ्थ पोजीशन इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब पांचवें पोजीशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि नाइट्रेशन और सल्फोनेशन ये आपके एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं आपका ऑक्साजोल में। ये तभी होंगे जब आप इनको किसी कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोफाइल्स के। न्यूक्लियोफाइल्स वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल वो थे जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, न्यूक्लियोफाइल वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जब न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेंगे, इनके पास इतनी ज़्यादा है कि ये इनको जल्दी पड़ेगी कि किसी वहाँ पर अटैच कर जाएं जो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहे। अब अगर आप इसकी जब पोजीशन देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आप देखते हो सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा कमी है। तो होता क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो सेकंड पोजीशन में जाके अटैच हो जाएगा। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। क्यों डिफिशियंसी है? क्योंकि ये यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो इसीलिए होता क्या है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सेकंड पोजीशन पे हो जाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका फिफ्थ पोजीशन में हो जाता है। मेडिसिनल यूज क्या है आपका? अक्सर पूछा था कि व्हाट आप ये मेडिसिनल यूज क्या है अक्सर, तो कौन सी ये मार्केटेड ड्रग्स हैं जिसमें ऑक्साजोल प्रेजेंट है। अब आप लोग दिमाग में आता था कि एक कंपाउंड है ऑक्साजोल, उसके एनाल्जेसिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी कैंसर भी है, सारी एक्टिविटी कैसे शो कर रहा है। तो ऑक्साजोल अकेला, ऑक्साजोल एक मोइटी है, यानी वो ऑक्साजोल मोइटी वो कंपाउंड में प्रेजेंट है वो, और बाकी प्रॉपर्टी जो दूसरे अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो शो कर रहा है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है डीटाजोल। डीटाजोल जो है, डीटाजोल्स में ऑक्साजोल मोइटी प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पर दो ये स्ट्रक्चर, एक रिंग ये प्रेजेंट है, ठीक है। म्यूब्रिनिटिव्स में क्या है, ऑक्साजोल मोइटी प्रेजेंट है, बाकी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऑक्साप्रोजिन में ऑक्साजोल मोइटी प्रेजेंट है, बाकी ग्रुप प्रेजेंट अलग है। इसका मतलब मोइटी सेम है, बाकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसीलिए इन सब का अलग अलग यूज है। फॉर एग्जांपल्स क्या है, डीटाजोल जो है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, तो इसका मतलब ये एनाल्जेसिक की तरह बिहेव करते हैं। ऑक्साप्रोजिन ये पेन किलर है जो कि आपका अर्थराइटिस के पेशेंट्स इसको यूज करते हैं। अब सेकेंड आपका जो मैं कहूँ थायाजोल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सेम उसी तरह है। यहाँ पर सल्फर को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इस ऑक्सीजन को हमने रिप्लेस किया सल्फर से, इसलिए इसका नाम पड़ा। ये स्ट्रक्चर सल्फर किस लायक है, थायोफिन की तरह। ये नाइट्रोजन है आपका प्रीडीन की तरह। सल्फर और अगर उसका कंपेयर करें मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H3NS, आराम से आप कार्बन काउंट कर लीजिए, नाइट्रोजन काउंट कर लीजिए और सल्फर काउंट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ये एरोमेटिक है? हाँ एरोमेटिक्स हैं। क्यों एरोमेटिक्स हैं? हकेल्स रूल फॉलो कर रहा है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 और 2, यानी अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके पास 6, तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब ये हकेल्स रूल फॉलो कर रहा है और ये एरोमेटिसिटी फॉलो कर रहा है। लास्ट एक बेसिक क्वेश्चन इसमें अक्सर बेसिसिटी का, अगर कंपेयर किया जाए उसमें थायाजोल्स और ऑक्साजोल्स में कौन ज़्यादा बेसिक है, आप देखें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जितना जल्दी रिमूव करेगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो अब आप जब देखते हैं तो ऑक्साजोल ज़्यादा बेसिक है इन कंपेयर टू थायाजोल। सिंथेसिस क्या है? गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या करते हैं, हम कार्बोनिल ग्रुप को रिएक्ट करते हैं P2S5 के साथ। ये भी 2 प्रोसेस में होता है, फर्स्ट वो कैटालिस्ट ऐड करेगा और फिर वो डिहाइड्रेशन हो जाएंगे। रिएक्शंस
ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर देंगे? जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, और जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होगी उस पोजीशन पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। क्लियर है? यानी आपको ये देखना है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है वो पोजीशन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक है, और कहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है वो आपके न्यूक्लियोफिलिक्स हैं। मेडिसिनल यूज क्या है? थायाजोल, आपने ऑक्साजोल का देखा, एनाल्जेसिक की तरह भी है। इसके अलावा आपका अर्थराइटिस में भी यूज है। थायाजोल का जो सबसे ज़्यादा यूज है वो आपका एक एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो आपका प्रेजेंट है आपका थायाजोल। इसका मतलब कि आपका जो थायाजोल रिंग प्रेजेंट है वो आपका पेनिसिलिन में प्रेजेंट है। थायाजोल रिंग प्रेजेंट से आपका विटामिन बी1, विटामिन बी1 क्या क्या है? थायमिन। विटामिन बी1 आल्सो नोन एज द थायमिन। विटामिन बी1 मोस्टली क्या करता है? जो आपके डाइजेशन में यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में डाइजेशन को इंप्रूव करता है। इसका मतलब वहाँ पर विटामिन आपका थायाजोल रिंग प्रेजेंट है। इसके बाद आपका जो थायाजोल रिंग प्रेजेंट है वो आपका प्रेजेंट है सल्फा थायाजोल में। सल्फा थायाजोल एक आपका सल्फा ड्रग्स है, आपका एंटीबैक्टीरियल्स है, वहाँ पर आपका ड्रग प्रेजेंट हैं। इसके बाद आपका विटामिन नियासिन और निकोटिन, जो नियासिन और निकोटिन है वहाँ पर आपका थायाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इसके अलावा विटामिन बी6, विटामिन बी6 आपका जो ब्रेन्स की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, यानी आपको मेमोरी को या ब्रेन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, तो विटामिन बी6 में प्रेजेंट है। तो ये थे आपका मेडिसिनल यूज। तो मीन्स कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं? कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑक्साजोल्स एंड थायाजोल्स बोथ आर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। डिफरेंस इज दैट ऑक्साजोल और थायाजोल में ऑक्साजोल इज मोर बेसिक इन कंपेयर टू थायाजोल। सेकेंड, ऑक्साजोल्स का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस अलग कुछ कैटेगरी मार्केटेड ड्रग्स में वहाँ पर है। थायाजोल का अपना एक मार्केटेड इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल जो थायाजोल प्रेजेंट है वो आपका पेनिसिलिन में प्रेजेंट है, विटामिन बी1 में प्रेजेंट है, विटामिन बी6 में प्रेजेंट है। इस न्यूक्लियस में आपका थायाजोल प्रेजेंट है। इसके बाद आपको इनका जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शन मोस्टली आपका देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। तो जिस पोजीशन पे जिस पोजीशन C2, C3, C4, C5 आप देखें जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी उस पोजीशन पे ये कंपाउंड आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी उस पोजीशन पे ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यानी न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए। तो इसके बाद ये क्लियर करना है क्या ये जो हमारे ऑक्साजोल्स और थायाजोल्स हैं ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो आपको ये क्लियर करने के लिए आपको इनको एक रूल्स आता है, उस रूल्स का नाम है आपका हाकेल्स रूल्स। हाकेल्स रूल्स क्या कहता है? हाकेल्स रूल्स एक रूल्स है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी द नंबर ऑफ रिंग, यानी अगर आपका रिंग 1 है तो अगर आप 4n+2 लिखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 1+2 दिस इज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी अगर जब आप एक रिंग आएगी तो उस एक रिंग के अंदर आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम ये कह देते हैं कि वो हमारा कंपाउंड हाकेल्स रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकेंड, ये भी क्लियर होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। हाइब्रिडाइजेशन जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो सभी कंपाउंड का जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp2। यानी आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पता नहीं कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उन सभी कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 है इसका मतलब प्लेनर है। सेकेंड क्वेश्चन है क्या ये हमारे बेसिक हैं तो क्यों हैं? तो बेसिकसिटी डिपेंड अपॉन दो तरह के, ये यहाँ पर चूंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो आपको ये नहीं देखना है कि बेसिक का मतलब कि H+ OH- आयन देंगे। बेसिकसिटी जितने भी हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ऑल द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर लुईस बेस।
क्लियर, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके लुईस बेस होंगे। लुईस बेस क्यों होंगे? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो जब आप देखते होंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो ऑक्साजोल हो चाहे वो थायाजोल हो, ऑक्साजोल और थायाजोल का जो लोन पेयर ऑफ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका रिंग से बाहर प्रेजेंट है। तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको, ये यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर प्रेजेंट है। तो जब ये रिंग से बाहर प्रेजेंट है, इसका मतलब इजीली डोनेट कर देगा। और डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुईस बेस। इसीलिए जितने भी हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो सारे हमारे लुईस बेस है। तो इस लेक्चर के बाद आपको इन ऑक्साजोल्स और थायाजोल्स की प्रॉपर्टीज, एरोमेटिक कैरेक्टर्स, मेडिसिनल यूज, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।